दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक में पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक के प्राइसेस में सडन हमें गिरावट देखने को मिली। आज के दिन, आज की तारीख है यहाँ पे 19 दिसंबर 2025। आज के दिन 9-10% की अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही। तो ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक में हो क्या रहा है? क्या प्रमोटर्स द्वारा स्टॉक्स अपने बेचना नेगेटिव साइन होता है? बात करेंगे डिटेल में इस कंपनी के बारे में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो भाविश अग्रवाल जी हैं, जो ओला के वन ऑफ द प्रमोटर्स हैं। इन्होंने क्या किया, 2-3 दिन पहले इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग का कुछ पोर्शन सेल किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट होता है और पैनिक क्रिएट होने के साथ ही साथ शेयर प्राइसेस में गिरावट भी आई। अब अगर हम ध्यान देंगे तो भाविश अग्रवाल जी ने पहली बार ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो सेल किया था वो 16 दिसंबर 2025 को सेल किया। करीब करीब 2 करोड़ 62 लाख शेयर्स के आसपास उन्होंने अपने सेल किए। फिर 17 दिसंबर को 4 करोड़ 19 लाख शेयर सेल किए। फिर 18 दिसंबर को 2 करोड़ 83 लाख शेयर सेल किए। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे करीब करीब 9-9.5 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स सेल हुए हैं भाविश अग्रवाल जी के द्वारा। यानी कि जो प्रमोटर्स हैं, अगर वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या पैनिक नहीं होंगे? तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? ऑब्वियसली हर किसी को उत्सुकता होगी जानने की कि क्यों उन्होंने शेयर्स सेल किए, और उन्होंने 18 तारीख को ये चीज़ क्लैरिफाई की उनके सर्कुलर में। आगे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर्स देखिए तो केवल 36% के आसपास हैं। ये डाटा है सितंबर 2024 का। और रीसेंट डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे सितंबर 2025 में करीब करीब 36.78 के आसपास प्रमोटर्स थे। बट ये जो इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग सेल की है, तो इस सेलिंग के बाद जो लेटेस्ट डाटा रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें 2-3-4% के आसपास की गिरावट आ जाएगी प्रमोटर शेयर होल्डिंग में। अब यहाँ पे करीब करीब 3.93% जो स्टेक है वो उन्होंने सेल किया, तो नया शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का हो जाएगा 34.6% के आसपास। अब 34.6% क्या एक बेंचमार्क शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है प्रमोटर्स के लिए? देखिए, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें की प्रमोटर शेयर होल्डिंग बिल्कुल ही नहीं होती है। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्रमोटर शेयर होल्डिंग का सेल करना एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि कंपनी इसकी वजह से कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट शेयर होल्डिंग के हिसाब से करीब करीब 34.6% के आसपास प्रमोटर्स के पास हो चुके हैं। अब इन्होंने क्यों सेल किया, आगे उसके बारे में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अगेन हम आते हैं कि हमारे जो FIIs एंड DIIs हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अब देखिए, जून 2025 में FIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है सितंबर 2025 आते आते, लेकिन DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। 6.78% के आसपास DIIs ने शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो 4.87 दिख रहा है, राइट, ये 4.87 क्या है? अदर्स है। अदर्स में कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? ये OEM एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्टी के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स खुद अपना स्टेक भला क्यों कम करेगा? हो सकता है वो लोन रिपेमेंट के लिए कर रहा हो सकता है वो लिक्विडिटी के लिए कर रहा हो, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, या स्टेक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो प्रमोटर ने सेलिंग की है वो सेलिंग की है अपने लोन्स को रीपे करने के लिए। तो यहाँ पे सर्कुलर लाया गया है ओला के द्वारा, ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। इनफैक्ट इन्होंने क्या कहा कि जो 260 करोड़ रुपए के आसपास का लोन अमाउंट रह रहा था उसको इन्होंने रीपे करने के लिए अपने स्टेक सेल किए, और इसके साथ ही साथ जो प्लेजिंग हुई थी 3.93% के आसपास, जो इनका 36% के आसपास का स्टेक था प्रमोटर्स का, उसमें 3.93% के आसपास प्लेजिंग थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अनप्लेज्ड 33.75% के आसपास था, और जो प्लेज्ड शेयर्स थे 3.04% के आसपास थे। तो इसको उन्होंने छोड़ाया है। ठीक है, चलिए अब ये बातें एक तरफ, आई थिंक आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि शेयर्स अपने भाविश जी ने क्यों सेल किए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि बिजनेस का क्या, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वाकई में। तो देखिए, यहाँ पे
ओला का जो मार्केट शेयर कभी भी हम एनालाइज करते हैं, पिछली वीडियो आपने हमारी देखी होगी, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कंपनी जिस बिजनेस सेगमेंट में है उस बिजनेस सेगमेंट में मार्केट शेयर क्या है उसका। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं मैरिको की, तो वहाँ पे जो ऑयल है उनका, उसका हम देखते हैं कि उसका मार्केट शेयर क्या है उसके बिजनेस सेगमेंट में। हम देखते हैं कि जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है उसका मार्केट शेयर क्या है बेवरेजेस सेगमेंट में। तो यहाँ पे ओला का मार्केट शेयर देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का, तो 2022 के बाद से 12, 20, 26, 34, 39, 48% के आसपास पीक किया था। अब ये 2024-25 Q1 2025 में इनफैक्ट 48.6% के आसपास मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मार्केट शेयर कहाँ चला गया, 32%, 25%, 18% और अब जाके थोड़ा बहुत बढ़ा है 19.6%। अब रीसेंट डाटा में इससे भी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट शेयर इनका घटता जा रहा है, और मार्केट शेयर अगर घटता है तो वहाँ पे अगेन जो सेल्स के वॉल्यूम्स होते हैं वो इम्पैक्टेड होते हैं। क्या ऐसा हुआ है वाकई में? तो अगर हम 2022 से डाटा देखें तो 2022 में करीब 20,948 के आसपास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थी। 2023 में ये 1,56,000 हुआ, 2024 में 3,26,000 हुआ। 2025 में क्या हुआ, 2025 का डाटा अगर हम देखेंगे तो 2025 में करीब 38% के आसपास इनके सेल्स में गिरावट आ चुकी है। अब दिसंबर का सेल्स का डाटा देखिए तो मात्र 2,833 नंबर ऑफ व्हीकल्स इनके सेल हुए हैं। वहीं पे इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, टीवीएस ने 12,097 के आसपास नंबर ऑफ व्हीकल सेल किए हैं दिसंबर मिड तक। बजाज ने 8,700, ईथर एनर्जी ने करीब 7,700 और वीटा ने यहाँ पे 4,918 के आसपास नंबर ऑफ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल किए हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ऑलमोस्ट सभी का जो सेल्स वॉल्यूम है वो गिरा है, बट ओला इलेक्ट्रिक का 38.7% के आसपास इनकी सेल्स में गिरावट हुई है। तो कहाँ ये एक मेजर मार्केट शेयर होल्ड करते थे, कहाँ ये दिसंबर 25 आते आते चौथे 5वें नंबर पर खिसक के आ गए हैं। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें लेटेस्ट क्वार्टर का, तो इनकम यहाँ पे देखिए तो मात्र 756 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। 31 मार्च 2025 को करीब 4,900 करोड़ रुपए के आसपास थी। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इंक्लूडिंग अदर इनकम है, यानी कि जो इनका रेवेन्यू है वही पिछले कुछ महीनों में ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक्सपेंसेस जो हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो इन्होंने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया कहीं ना कहीं से। 6,200 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेंसेस हुआ करते थे मार्च 2025 में। सितंबर 2025 आते आते यहाँ पे करीब 893 करोड़ रुपए के आसपास हमें एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट के, उसके पास मान लीजिए सर्टेन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सेल कॉस्ट जो है मान लीजिए 100 रुपये है, बट उसको मैन्युफैक्चर करने में ही अगर 95 रुपये लग जा रहे हैं तो मात्र 5 रुपये यहाँ पे एक तरह से कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। उसके ऊपर टैक्सेस भी कई तरह के लग जाएंगे और उसके साथ ही साथ उसमें भी उनको अदर एक्सपेंसेस भी करने होंगे। तो यहाँ पर एक बात पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है कि इनका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है वो इन्होंने रिड्यूस किया, हालांकि इसके साथ ही साथ इनकी रेवेन्यू भी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी भी ये नॉन प्रॉफिटेबल है, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए तो आप अभी भी नेगेटिव अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, -0.95 पैसे, यानी कि 95 पैसे पर शेयर पर इनको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो आपको अर्निंग पर शेयर है इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? 5.48 रुपये के आसपास का पर शेयर पे लॉस था इनका मार्च 2025 में, जो कि अब घट के 95 पैसे पर शेयर हो चुका है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये कई तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं इनके। रिसेंटली ये इलेक्ट्रिक बाइक भी लेकर आए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे 4680 भारत सेल पावर्ड व्हीकल्स लेके आए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना इम्पैक्ट छोड़ते हैं नए कस्टमर्स पर। बट फॉर द टाइम बिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। क्लियरली यहाँ पे सेल्स तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट सेल्स के साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में एक्सपेंसेस में ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में देखना कि क्या ये एक्सपेंसेस अपने पूरी तरह कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, और इनके मार्जिन्स बढ़ते हैं या नहीं। क्योंकि मार्जिन्स जब बढ़ेंगे
तभी कंपनी प्रॉफिटेबल होने की राह पर एक कदम आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो अभी के लिए कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, इसके लॉसेस जो हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ ROE यहाँ पे नेगेटिव है, ROC नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर हमने देखा कि ये थोड़ा सा पुराना डाटा था, हमने देखा यहाँ पे 95 पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि स्टॉक गिर क्यों रहा है, व्हाई इज द स्टॉक क्रैशिंग। देखिए, क्रैश के कई सारे रीजंस होते हैं, बट मोस्टली स्टॉक प्राइसेस कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल से रिलेट करते हैं। तो वीक फाइनेंशियल्स अगर किसी कंपनी का है तो स्टॉक प्राइसेस में गिरावट होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को ये हिट करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो प्रमोटर्स के एक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रमोटर अगर सेल कर रहा है तो इसको जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी के सिग्नल के रूप में देखते हैं। एंड मोर ओवर जब सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता है तो भी इस तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीलो है कंपनी, अगेन किसी भी कंपनी का किसी भी स्टॉक का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम डाटा के पर्पज से, स्टडी के पर्पज से शेयर कर रहे हैं। जीलो देखिए मात्र 816 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रेवेन्यू 172 करोड़ है, ईबिटा यहाँ पे 21 करोड़ है और 16 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं पे एथर और ओला इलेक्ट्रिक ये दोनों यहाँ पे लॉस जनरेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ओला के पास ब्रांड रिकॉल है और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी है। तो यहाँ पे इस वीडियो से हमें ये सीख मिल रही है कि भाई जस्ट स्टोरी मत खरीदो किसी कंपनी की, फंडामेंटल्स भी देखो, फाइनेंशियल्स देखो। प्रमोटर एक्शंस एक सिग्नल हो सकते हैं बट डिसीजन नहीं होता है। एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, ना कि IPO के हाइप्स पर। तो IPO हमने कई सारे देखे पिछले कुछ 3-4 सालों में, जहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स आए हैं जिनके बारे में हाइप क्रिएट हुए हैं, IPO पे उन्होंने रिटर्न्स दिए, उसके बाद उनमें गिरावट हो गई है। तो मार्केट में सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स और एक्सपेक्टेशंस तीनों का अपना अपना रोल होता है और इन्हें देखकर हमें आगे चलना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ओला इलेक्ट्रिक में जो भी रिसेंट गिरावट हुई है वो किन वजहों से हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।